तो एक बार बस कैसे भी पैसा दे के आपको पिलाने की आदत डला देते हैं कोई, फिर आप खुद ही चले जाते हैं ठेका पे पीने के लिए। बस वही चीज़ है, मैं आपको उसी चीज़ का लत लगा रहा हूँ समझने की। एक बार मैं अगर आपको समझने की आदत डाल दूंगा ना, तो फिर मैं समझाऊंगा नहीं, फिर भी आप खुद ही माइंड लगा के समझ जाएंगे, अच्छा ये ऐसा है तो ऐसा हो रहा होगा। हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th का सबसे फर्स्ट चैप्टर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में ही पूछे जाते हैं। और अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें भी बहुत सारे इसमें थ्योरी है जिसको पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें चीज़ों को किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो क्या है। हम लोग इसके अंदर जो बात करने वाले हैं वो किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो देखिए सब फर्स्ट पार्ट को देखिए तो इलेक्ट्रो है और सेकेंड पार्ट को देखिए तो स्टैटिक्स है। अब आप ही बताइए, इलेक्ट्रो का मतलब किससे मिलता जुलता लग रहा है? इलेक्ट्रो किसी चीज़ से मिलता जुलता लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है यार। देखो इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो चलिए हम इसको उसको मिलता जुलता है तो उससे मिला देते हैं, यानी इलेक्ट्रो का मतलब हम इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। समझ लीजिए, समझने में क्या जाता है, हमारा क्या जाता है ना, इलेक्ट्रॉन समझ लिए। और स्टैटिक, अब स्टैटिक का मतलब क्या है? वैसा ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ हो, यानी जो रेस्ट पे होता है उसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये तो सब जानते हैं स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, तो इसको हम बोल दिए रेस्ट, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, या इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, कुछ जम नहीं रहा है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को किसी और चीज़ से रिलेट करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को क्या चार्ज से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भैया, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होता है अल्टीमेट, है ना। तो वो कैसे होता है अभी नहीं पता, हमने भले ही बोल दिया, लेकिन ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को चार्ज से क्यों यहाँ पे रिलेट कर दिया, वो आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस अभी आप फिलहाल ये समझिए, इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने चार्ज से रिलेट कर दिया। अब देखिए कुछ लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म आया है, एक तो चार्ज आया है और एक रेस्ट आया है। यानी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैसे चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्या हो, रेस्ट पे हो। कुछ समझ में आ रहा है? अब इसी को हम लोग डिफिनीशन वाइज भी देखेंगे कि आखिर इसको डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब डेफिनेशन देख लेते हैं, ताकि ये जो हम लोगों ने डिवाइड किया है ये एक सेंटेंस के थ्रू कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, फिर आगे की बातें आगे तो होती रहेंगी, है ना, बातें कौन सी भागी जा रही है। तो चलिए इसके डिफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिफिनीशन कुछ इस टाइप का है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज। कौन सा चार्ज? स्टैटिक चार्ज। अब देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो हम लोगों ने डिवाइड किया था उससे रिलेट हो रहा है। यहाँ पे कैसा चार्ज था? रेस्ट पे था, मतलब स्टैटिक था, चार्ज था वो, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसी को हम लोगों ने डेफिनेशन वाइज बना दिया, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज। यहाँ देखिए किसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसकी वजह से? स्टैटिक चार्ज की वजह से। तो उसी को हम लोग बोल देंगे इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग किसको बोलेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक जो टर्म आया था जो कि हम लोग अभी इसका मतलब नहीं जाने हैं, ये एक चार्ज आ गया है ना, जो कि हम लोग बोले हैं कि आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसी चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये चार्ज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और फिर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे जो भी पॉइंट आए और वहाँ अगर चार्ज का डिस्कशन हो तो अच्छे से हम लोगों को समझ में आए। देखिए बार बार मैं समझने की बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स समझा ही जाता है, रटा नहीं जाता। अगर आप फिजिक्स रट रहे हैं ना तो 1 से 2 चैप्टर ही रट पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं रट पाएंगे। और अगर उसको रट के भी आप अगर एग्जाम में जाते हैं
तो 100% सोल्व नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूजन हो ही जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे जो भी करेंगे ना वो समझ के करेंगे, यानी जब तक फील नहीं आएगा अंदर से ना, जब तक ये नहीं लगेगा यार कि अब तो ये होगा ही होगा, तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यानी फिजिक्स को अगर बात करें सिंपल वर्ड में तो समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने बोला है, तो इसको हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और फिर इसको हम लोग समझते हैं। तो अब इसको समझने से पहले सबसे पहले यही तो हम लोग समझ ले कि आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर आगे की बातें आगे करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन की बात करें तो लिखिए चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या बोला, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है अभी समझ लेंगे, और आगे इसमें कुछ और लिख लेते हैं, फिर इसको एक साथ सबको अच्छे से फील ला के समझ लेंगे। आप उसका टेंशन बिल्कुल भी ना रखें, ठीक है। तो यहाँ क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू which produces electric and magnetic effect। अब यहाँ देखिए, अभी तो हम लोगों ने केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात किया था, यहाँ साथ साथ क्या आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी हम लोग क्या, ये जो चार्ज होती है वो एक किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही इफेक्ट शो होता है। वो किस तरह से शो होता है, कब इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, कब मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, हम लोग आगे उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसका क्या मतलब है, ऑफ द बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए मान लीजिए ये मार्कर है, क्लियर है, ये मार्कर किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा, डेफिनेटली बना होगा यार। मान लीजिए ये प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो मार्कर है, ये मार्कर क्या है, बॉडी है। ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, या आप ऑब्जेक्ट बोलिए या बॉडी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये किसी न किसी चीज़ से बना होगा। जैसा कि लाइक हम लोग मान लेते हैं ये एक प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसकी मटेरियल क्या हुई, प्लास्टिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए शूज होते हैं, लेदर के शूज होते हैं ना, तो शूज हो गया, वो एक बॉडी हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, और वो शूज लेदर से बना हुआ है, तो लेदर क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो ये जो चार्ज है ना, वो उसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है जिस मटेरियल से कोई भी बॉडी बना हुआ होता है, क्लियर है। ये चार्ज उसी की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स दोनों ही इफेक्ट शो करती है। कब इलेक्ट्रिक करेंगे, कब मैग्नेटिक करेंगे, अभी हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इस पॉइंट को हम लोग 1 नाम देते हैं, ताकि पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो समझने में आसानी होगा। और अगर कुछ पॉइंट होंगे ऐसे भी जिसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा, तो पॉइंट वाइज चीज़ें याद रखने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट नाम दे दिए। अब चलिए इसी में क्या करते हैं, हम लोग एक सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। धीरे धीरे हम लोग इस सभी पॉइंट को अच्छे से और समझेंगे। चलिए हम लोग फिलहाल सेकेंड पॉइंट लिखते हैं और फिर उसको समझेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेफिशिएंसी और एक्सेस, डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कंसेप्ट ऑफ चार्ज। यानी ये चार्ज की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो किसकी वजह से आ रही है, वो आ रही है डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किसी भी बॉडी पे। अब ये डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कम, है ना, डिफिशियंसी का मतलब कम, और एक्सेस का मतलब नहीं कहता बहुत एक्सेस हो गया यार, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो डिफिशियंसी का मतलब कम और एक्सेस का मतलब ज़्यादा। यानी किसी बॉडी पे जब इलेक्ट्रॉन कम हो या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। और हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हैं, अभी हम लोग उसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप अभी इस पे फोकस करिए। चार्ज की बात कब करेंगे, जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या कम हो, तभी चार्ज की बात आएगी। वो किस तरह से आएगी हम लोग अब चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसको अच्छे से देखते हैं। तो चलिए अब हम इसी को समझते हैं कि आखिर डिफिशियंसी और एक्सेस जो हम लोगों ने टर्म लिखा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसको अगर हम डायग्राम से बात करेंगे तो वो किस तरह से होगी। यहाँ पे जो बात आ रही है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन की ही क्यों आ रही है, प्रोटॉन की क्यों नहीं आई, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये न्यूक्लियस है ना,
न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ क्या होती है, ऑर्बिट होती है, जिसमें कौन रहता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है ना। ये तो केमिस्ट्री में बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये तो बेसिक्स होते हैं, 9th 10th में भी बताए जाते हैं। तो मान लीजिए ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और देखिए हम लोग जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, मटेरियल जो होता है वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और एटम्स के अंदर हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है जिसपे -1 चार्ज होता है, और ठीक है, और एक प्रोटॉन होता है जिसपे +1 चार्ज होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है जिसपे 0 चार्ज होता है। ये पता था? अगर नहीं पता था तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। चलिए अब इसका अगर नोटेशन में किसी को डाउट है ना, तो देखिए उसको नोटेशन का आप इस तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, जिस तरह से कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, अगर यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ Q है, तो जो ऊपर लिखा रहता है ना, ये चार्ज को दिखाता है, जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में देख सकते हैं। पर ऊपर लिखा है -1, इसका मतलब इस पर चार्ज कितना है, -1, और नीचे वाला जो होता है वो मास को दिखाता है, यानी एटॉमिक मास को, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ताकि इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो, P+1 लिखा हो, यानी P पे +1 है, N के ऊपर 0 है, मतलब न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है। तो अब चलिए बात मुद्दे पे आते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था अभी सेकेंड पॉइंट में, डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करी थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करी थी, तो देखिए आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझिए, आप मान लीजिए आप घर के अंदर बैठे हुए हैं और आपका एक दोस्त घर के गेट पे बैठा हुआ है। अगर घर से निकलने की बारी आएगी तो सबसे पहले आपका दोस्त गेट पर से बाहर निकलेगा या आप घर के अंदर से बाहर निकलिएगा? आपका दोस्त, सीधी सी बात है यार, वो गेट पे है तो पहले निकल के चला जाएगा। तो वही बात सेम यहाँ पे है। देखिए यहाँ से अगर बात आती है निकलने की, है ना, अगर निकलने की बात आती है तो पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगी, पहले इलेक्ट्रॉन ही निकलेगी ना। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन तो यार अंदर है ना। ये ऑर्बिट में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, यानी बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग निकाल सकते हैं किसको इजिली? इलेक्ट्रॉन को। और जोड़ भी किसको सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि देखिए बाहर से लाएंगे, ऑर्बिट में रख देंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। और जब बाहर है तो इसको हम बाहर निकाल भी सकते हैं। यानी हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही उसमें से हटा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा उसी को तो हम लोग डिफिशियंसी बोल दिए है ना, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग क्या किए, इस पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, बाहर से ला के रख दिए, तो हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन अब इस पर क्या हो जाएगी? पहले से ज़्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी तो उसी को हम लोग क्या बोल दिए? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक सेकंड पॉइंट के बारे में समझ में आ गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ। और हम लोगों ने केवल इलेक्ट्रॉन का ही बात क्यों किया, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना निकालना बहुत ही आसान है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की बात किया। सिंपल ऐसे समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो अब चलिए थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर इसके आगे समझते हैं कि और बातें किस तरह से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी चार्ज किस तरह से आया, क्यों चार्ज आया है ना, वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन की कम होने की वजह से चार्ज आ रहा है। वो किस तरह से आएगा अभी आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं चार्ज के बारे में कि इट इज़ टू टाइप्स। चार्ज जो होता है वो टू टाइप, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? तो देखिए अगर फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव लिख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। और फिर बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसी में हम लोग लिख देंगे निगेटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, हम लोग हर एक पॉसिबल डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि इस चैप्टर में हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि जब भी 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आते हैं ना, इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिकल, वहाँ पे इजीली बन जाए, है ना। तो हम लोग उसी सेंस में यहाँ से पढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे। बस आप ध्यान से वीडियो को देखें, जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको फील करने की कोशिश करें। बार बार मैं बोल रहा हूँ, रटने की कोशिश ना करें। देखिए जैसे डायग्राम है, आप डायग्राम पे खास फोकस करें। मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो डायग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि डायग्राम से ही आपका 50 to 60% प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं। बाकी के प्रॉब्लम जो होते हैं वो कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं और कुछ चीज़ें सोल्व करनी होती है, जो हम लोग इजीली कर लेते हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम पे खास फोकस रखें और जो भी हम लिख रहे हैं उसको एकदम ध्यान से समझें, ताकि दिमाग में कहीं ना कहीं जाके क्या हो, चिपक जाए। ठीक है, और वो कभी हटे ही ना। तो चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं कि आखिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अब निगेटिव चार्ज क्या होता है।
हम लोगों ने अभी देखा कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव चार्ज कब होगी और निगेटिव चार्ज कब होगी। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में, ठीक है। ऐसे इसका डिफिनीशन देखते हैं और फिर उसको समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होती हैं समझने वाली, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो कुछ इस तरह से आता है। वो कैसे आता है, अब अभी कुछ देर पहले जो हम लोगों ने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बोले थे ना, उसी के बारे में बात करेंगे, उसी को यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, a body is positively charged when it has deficiency of electrons, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, वो तो समझ में आ गया क्या हुआ, ये मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन जब कम हुआ तभी क्यों पॉजिटिव आया, ऐसा क्यों नहीं था कि इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो नेगेटिव क्यों नहीं आया, ये भी समझने वाली बात है। यानी पॉजिटिव के केस में ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिखे हैं वो डिफिशियंसी ही क्यों आया, है ना, एक्सेस क्यों नहीं आया, तो उसको हम लोग अभी अच्छे से समझ लेंगे। ये डायग्राम हम तब तक मिटाते हैं, फिर दूसरे डायग्राम के हेल्प से इसको समझेंगे, पॉजिटिव चार्ज को, फिर इसी डायग्राम में निगेटिव चार्ज को भी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट की बात कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए एक बॉडी जैसा कि लिखा है, अब बॉडी इज ए पॉजिटिवली चार्ज, तो हम लोग एक सिंपल क्या करेंगे, एक बॉडी यहाँ पे ले लेते हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं है। अब कोई चार्ज नहीं है मतलब क्या है, ये मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिस पे नेट चार्ज, अगर हम इस पे नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज 0 है। अब नेट चार्ज जब 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर नेट चार्ज 0 है मतलब न्यूट्रल है। तो ये कोई हम बॉडी लिए जिस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो अब ध्यान से समझिएगा, यही कंसेप्ट है। अगर यहाँ आप समझ ले गए ना तो आगे आप ऑटोमेटिक समझ ले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से समझिए, अब नेट चार्ज 0 है और कुछ देर पहले हम लोगों ने बोला था कोई भी बॉडी जो होता है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, अभी बात किया था। और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और हम लोगों ने ये भी बात किया था कि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होते हैं, यानी चार्ज किस पे होते हैं, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आया? अभी जितना बोले बस उस पर फोकस करिए, सब कुछ ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो चलिए उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जैसा कि -1 चार्ज देखे थे और प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज था, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम चार्ज की बात कर रहे हैं और उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसको बात करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए हम लोग इस दोनों को पकड़ते हैं। अब ये मेटल है, मान लीजिए कोई ये बॉडी है, ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा, ठीक है, एटम से मिलकर बना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। यानी इस बॉडी पे जो नेट चार्ज होना चाहिए था वो किसके इक्वल होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज है उसके सम के इक्वल होना चाहिए था। तो इस पे नेट चार्ज अभी कितना है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, और हम लोग इसका मतलब क्या हुआ। अब इस पे डिसीजन पहचाने से पहले चलिए थोड़ा सा एक और डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है। तो हम लोग, क्या आपको पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होते हैं ना निगेटिव में, उतने ही चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव में होता है, बिल्कुल होता है, ये 9th भी पढ़ाया जाता है। तो अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन पे जितना निगेटिव चार्ज है उतने ही चार्ज प्रोटॉन पे है, ठीक है। और ये बॉडी पे हम लोग देखें अभी नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी पे जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, एक प्लस है एक माइनस है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये समझ में आया कि नेट चार्ज 0 का मतलब ये नहीं है कि इस पर कोई चार्ज ही नहीं होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कोई चार्ज ही नहीं होगा, अगर नेट चार्ज की बात करें तब 0 है। लेकिन आप इंडिविजुअली ऐसे सोचेंगे ना कि इस पे कौन कौन सा चार्ज हो सकता है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है यानी जितना निगेटिव है उतने ही पॉजिटिव है, और दोनों मिलके बना दिया 0 और नेट चार्ज हो गई 0। क्लियर है? तो अब यहाँ तक ये समझ में आ गया, ये अगर 0 चार्ज है तो इस पे जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। अभी तक क्लियर है? अब चलिए पॉजिटिव चार्ज को समझते हैं। यहाँ क्या बोले, पॉजिटिव चार्ज में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम लोग दूसरे डायग्राम बनाते हैं और फिर उसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फिर से इस तरह से ड्रॉ कर दिए। अब डिफिशियंसी का मतलब क्या होता था, कमी, यानी जितना में जितना इलेक्ट्रॉन था स्टार्टिंग में अब वो इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है ना। और उस केस में हम लोग देखे हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है बॉडी। तो अब इसी को समझते हैं कि पॉजिटिव ही क्यों आया। देखिए इस केस में हम लोग इसी को, ये जो डायग्राम है ना पॉजिटिव वाला, इसी को आप इस डायग्राम से रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमने क्यों लिखा, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, इसलिए नेट चार्ज जीरो हो गया। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में हम लोग पढ़ा है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो गई। और हम लोग अभी बात किए हैं कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में होता है उतने ही चार्ज प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। समझ में आ रहा है, प्रोटॉन पे कौन से चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज है, नेगेटिव। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो यहाँ इस पे नेट चार्ज अब कौन से आ जाएगी, प्लस। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला ज़्यादा है ना, तो इस पे नेट चार्ज आ गई पॉजिटिव। क्लियर हुआ कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया, निगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है मैग्नीट्यूड नेगेटिव में, उतने ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव में होता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो नेट चार्ज जो बॉडी पे आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कंसेप्ट यही था। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। अब तो आप ऑटोमेटिक समझ गए होंगे कि निगेटिव पॉइंट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसका बी पार्ट का डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसको भी डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखिए डायग्राम की हेल्प से हम लोग हर एक चीज़ को समझेंगे ताकि दिमाग में वो डायग्राम के साथ साथ हमेशा के लिए छपा रह जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड पॉइंट बी लिखते हैं, निगेटिव चार्ज, और फिर उसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसको एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप हेडिंग लिखिए निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, और फिर इसको ध्यान से समझेंगे। अब ध्यान से कैसे समझेंगे, जैसे कि अभी समझा था। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो जैसे लिखा था पॉजिटिव में वैसे ही इसको में लिखेंगे। अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज, अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज when it has, इस बार क्या होगा, it has excess of electron, excess of electron। इस बात पे ध्यान रखेंगे खास कर, है ना, माइंड को यहाँ आराम से रिलैक्स रखेंगे और फिर इसको समझेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जैसा अभी समझा था सेम वैसे ही समझेंगे। चलिए फटाफट डायग्राम बनाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे ही एक न्यूट्रल बॉडी बनाएंगे, इस पर नेट चार्ज जीरो है। अब नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। क्लियर है, क्यों, नंबर ऑफ जब इलेक्ट्रॉन होगा तब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल अगर ये दोनों हो जाते हैं तो नेट चार्ज जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अभी बात किया था कि जितना निगेटिव में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतने ही चार्ज पॉजिटिव में प्रोटॉन पे होते हैं। और ये जो बॉडी है वो एटम से मिलकर बना है और एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही होते हैं, तो ये दोनों का सम करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। अब आते हैं निगेटिव पॉइंट वाले पे। तो इस वाले के लिए हम लोग डायग्राम अब बनाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, और इसमें जो मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसपे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर इस पे हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो वो ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। समझ में आया, हम स्टार्टिंग वाले इस वाले केस से कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग क्या कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, जबकि स्टार्टिंग में क्या था, जीरो चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था। फिर हमने बोला निगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव चार्ज ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज से, तो नेट चार्ज इस पर क्या आ गया, निगेटिव। तो इसीलिए ये बॉडी जो हो गया निगेटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है, निगेटिव चार्ज कैसे आ गया, बेसिक यही कंसेप्ट था। अगर आपको अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है ना, तो आप समझिए अभी तक हम जो भी समझे हैं ना, आपको 100% एकदम क्लियर हो चुका है। क्लियर है, अब चलिए हम लोग आगे फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट देखिए आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। भले ही बोरियत लगता है बहुतों को, क्यों लगता है, क्योंकि वो समझ के नहीं पढ़ते हैं चीज़ों को, वो रटने लगते हैं, इसलिए जो बहुत दिनों तक वो रट नहीं पाते हैं, और फिर जब रटना छोड़ देते हैं तो पिछले वाले भी जो रटे रहते हैं वो भी भूलने लग जाते हैं, और फिर वो टॉपिक पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हार्ड यानी बोरियत लगने लग जाता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, स्टार्टिंग से ही चीज़ों को समझने की आदत डालें। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है रटने वाली, पर वो रटने की जगह रट लेंगे, बाकी कोशिश करिएगा ज़्यादा से चीज़ों को समझ के रखें। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अब कुछ होते हैं इसमें, है ना, इसको फॉर्मेलिटी कर लेते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट में। इट्स यूनिट इज कूलम, है ना,
ये सब फॉर्मेलिटी होते हुए से जिसको सी से हम लोग डिनोट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए इसी में हम लोग 5th पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये सब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना, इसका कोई आगे चलकर बहुत ज़्यादा यूज नहीं होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए अब 5th पॉइंट के बारे में जो बात करेंगे ना वो थोड़ा है, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो वो है इट इज़ अ स्केलर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमने ऐसा क्यों बोला कि यह इंपॉर्टेंट है? तो हम लोग देखिए वेक्टर से जानते हैं, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, जो कि यहाँ पे चार्ज है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसको ध्यान से देखिए, ये कोई बॉडी है, इस पर हमने क्या किया, एक बार चार्ज लाया, Q1 लाया N1 कूलम, ठीक है। कूलम क्यों लिखा? क्योंकि इसका यूनिट है कूलम। N1 कूलम, फिर Q2 लाया -N2 कूलम। अब इस पे अगर नेट चार्ज की बात करेंगे ना कि Q नेट बताओ, Q नेट का मतलब क्या हो? नेट चार्ज। Q नेट की अगर हम बात करें तो ये N1 -N2 सीधा हो जाएगा, है ना, इतना कूलम, यानी प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस कर दिया, सिंपल इसको हम ऐड कर देंगे। यहीं पे अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो क्या करते हैं? वेक्टर सम लेना पड़ता है। आई कैप जे कैप होता है तो वेक्टर सम लेते हैं ना, तो यहाँ वैसा कोई झंझट नहीं है, सीधे जो चार्ज जितना गिवन है उसको सिंपल आप सम कर दीजिए, वहाँ से नेट चार्ज निकल के आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी का सिंपल मतलब इतना सा होता है, ठीक है। अब चलिए इसी में हम लोग 6 पॉइंट के बारे में बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने बार बार इलेक्ट्रॉन घोषे हैं, है ना, नाम लिए हैं, तो अब देख लेते हैं ना चार्ज कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन पे। तो चलिए लिख लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बहुतों को तो याद ही होगा यार, 9th 10th में यही सब तो पढ़ते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या बोले हैं? माइनस होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, तो माइनस ई लिख दिए। और यहीं पे अगर हम लिखे इसको वैल्यू अगर लिखना चाहे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है एसआई यूनिट है, ये हम लोगों ने क्या, इट्स यूनिट इज कूलम, ये एसआई यूनिट है जो कि कूलम में है। लेकिन हम चैप्टर यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और एक ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ईएसयू यूनिट नहीं पढ़िएगा तो बहुत बुरा लगेगा ना, चैप्टर को लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा यार। तो आपके घर में अगर कोई रहे और आपका तारीफ ना करे, आपको गाली दे के चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसी चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू में भी देख लेते हैं कि जब अगर कूलम में कोई चार्ज गिवन हो तो उसको ईएसयू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए इसी को अगर हम ईएसयू में लिखना चाहें ना तो वो सिंपल आप ऐसा लिख सकते हैं, इसका होता है 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। अब ESU का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। अब देखिए बात ये, इसमें चलिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हमने ESU में लिख दिया, लेकिन यार मान लीजिए कूलम में गिवन है, हमको ESU में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को कूलम और ESU में अगर सिंपल सा एक रिलेशन पता चल जाए तो सिंपल से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए उसी रिलेशन को देखते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू कितना ESU होता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत अच्छा वैल्यू आता है, 3 × 10⁻9 इतना ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यही होती है रिलेशन कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बीच। अब आराम से अगर कूलम में गिवन है तो इतना से मल्टीप्लाई करके ESU में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है सब वैल्यू? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे मूव करते हैं, है ना। और अभी तक जो भी पॉइंट डिस्कस किया है ना 6 पॉइंट, अब 7th पॉइंट में हम लोग इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप उसको भी ध्यान से समझिएगा। अभी जो भी वैल्यू हम देखिए, भले ही हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं लेकिन आप ध्यान दिए होंगे तो हर एक चीज़ का हम लोग समझ के पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको हम आदत लगा रहे हैं समझने की। अगर आपको एक बार आदत लग गया ना समझने की, होते हैं ना, कहते हैं ना जो दारू उरू पीते हैं कि एक बार बस पी लो यार, एक बार आदत लग जाए फिर तो तुम अपना खुद ही पीने लगोगे, है ना। तो एक बार बस कैसे भी पैसा दे के आपको पिलाने की आदत डला देते हैं कोई, फिर आप खुद ही चले जाते हैं ठेका पे पीने के लिए। बस वही चीज़ है, मैं आपको उसी चीज़ का लत लगा रहा हूँ समझने की। एक बार मैं अगर आपको समझने की आदत डाल दूंगा ना तो फिर मैं समझाऊंगा नहीं, फिर भी आप खुद ही माइंड लगा के समझ जाएंगे, अच्छा ये ऐसा है तो ऐसा हो रहा होगा, है ना। तो बस आप यही कंसेप्ट रखिए, समझने पे जोर डालिए। तो अब हम लोग चलिए कौन से पॉइंट, 6 पॉइंट डिस्कस किया था, अब हम लोग 7th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन के बारे में। क्वांटाइजेशन क्या होता है? तो क्वांटाइजेशन, हेडिंग लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या हेडिंग लिखेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसका क्या मतलब है? तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपल एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है
चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज, ध्यान से समझिएगा, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ भैया? तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस पे मान लेते हैं नेट चार्ज कुछ क्यू है। अब ये क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक बॉडी जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, निगेटिवली चार्ज हो सकता है ना। और वो कब होगा उसको भी हम लोगों ने समझा था कि एक्स से जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो नेट चार्ज निगेटिव आ गया, मतलब बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो गया और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब प्लस चार्ज ज़्यादा है, तो बॉडी पर नेट चार्ज क्या होगा? प्लस, तो उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोल दिए थे। तो यहाँ तक क्लियर है, यानी चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमने सीखा, क्या सीखा? कि जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पे आप लिखिए, डायग्राम भी बनाइएगा और उसके बाद ये नीचे वाला एक्सप्रेशन भी लिखना है। तो ये Q की जो वैल्यू होगी ना वो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्यों लिखे? क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता था, अभी बोले थे ना कि ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, नहीं पता तो प्लस माइनस लिख दिए। अब इंटीग्रल मल्टीपल, तो n किसके इंटीग्रल मल्टीपल है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, जहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है ना वो सिंपल होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, ये इस तरह से क्लियर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, अगर क्लियर है तो हम लोग 8th पॉइंट के बारे में बात करें। ठीक है, बिल्कुल करिए सर, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी तक तो आप जो भी बोले हैं बिल्कुल समझ में आया है, आना भी चाहिए। अगर नहीं आया है ना तो आप ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश करिए। बस एक बार लत लग जाए समझने की, फिर आपका ये लत कोई नहीं छुड़ा सकता आपसे, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 8th पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो 8th पॉइंट क्या है? तो अब हम लोग कुछ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए एक पॉइंट लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिखेंगे टोटल चार्ज। अब ये देखिए टोटल चार्ज का क्या मतलब होता है? किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज फाइंड कर रहे हैं, मतलब उस पर जितने भी चार्ज है प्लस माइनस सबको सम कर दो, वही टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था। तो टोटल चार्ज, और फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे, सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव को ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? टोटल चार्ज का मतलब हुआ सम ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब हो गया भैया? कंजर्व कैसे हो गया? इट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसका क्या मतलब हो गया? तो देखिए इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कोई आइसोलेटेड क्या है, सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? सभी मोह माया से दूर, है ना। अगर आप मोह माया से दूर हो जाते हैं मतलब आप आइसोलेट हो चुके हैं। जैसे कोरोना अभी अभी आया था ना, तो कोरोना में कहते थे ना खुद को आइसोलेट कर लो, मतलब क्या हुआ? सबसे अलग कर लो। आइसोलेट का मतलब अलग कर लो। तो ऐसा ये कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम, यानी सभी, इसके अगल बगल कुछ नहीं होगा, ये पूरा दर दुनिया मोह माया से मुक्त है ना, ये बहुत ऊपर उठ चुका है मोह माया से। तो ऐसा कोई सिस्टम है, तो उस पर जो चार्ज होगा ना, नेट चार्ज, वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी जितना स्टार्टिंग में था उतने ही बाद में भी रहेगा। कंजर्वेशन का मतलब सिंपल सा इतना समझिए, जितना पहले है बाद में भी उतना ही रहेगा। ठीक है, वो भले ही एक, अगर देखिए इसको एग्जांपल के हिसाब से समझिए आप। मान लीजिए ये क्यू चार्ज है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को, ये सिस्टम सेम ही है, इसको हम लोग क्या करते हैं, Q/2, इस Q/2 ऐसे डिवाइड कर दिए। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर हम इस पर नेट चार्ज पूछेंगे ना, अगर मान लीजिए ये इनिशियल कंडीशन था, तुम कहाँ जा रहे हो यार, तुम तो रुको, ये मान लो ये इनिशियल कंडीशन था और ये फाइनल। देखिए इनिशियल में नेट चार्ज कितना है, Q बिल्कुल है। अगर इसकी बात करें तो Q/2 प्लस Q/2 कितना आ जाएगी, Q, यानी इनिशियल भी Q है और फाइनल भी नेट चार्ज Q है। यानी क्या है, चार्ज ये
कंजर्व्ड है, यानी जितना स्टार्टिंग में था उतने ही बाद में भी है। तो हम इसी के लिए इसीलिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में कि किसी भी आइसोलेटेड जो सिस्टम है उसका टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? क्लियर होना भी चाहिए, है ना? नहीं हुआ तो फिर समझ लो, है ना? तो यहाँ तक 8th पॉइंट क्लियर है। अब चलिए हम लोग 9th पॉइंट के बारे में बात करते हैं और फिर उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो 9th पॉइंट क्या है भैया? तो 9th पॉइंट देखिए थोड़ा आसान है, हम लोग 9th पॉइंट जो पढ़ेंगे ना इससे बहुत ही आसान है। देखिएगा आप 11th वाला थोड़ा सा आएगा, आप 11th सुन के ही डर गए होंगे यार कि और कोरोना तो खा गया, अब 11th कहाँ से आप बात कर रहे हैं सर, है ना? लगता है आप ठीके पे से आए हैं। नहीं, हम ठीके पे से नहीं आए हैं, आप 11th में पढ़े होंगे। तो देखिए 9th पॉइंट में हम लोग क्या बात करेंगे। ये कलर सही नहीं लग रहा, नहीं ब्लू कलर लिखते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। अरे तो वहाँ कुछ इस तरह से है, चार्ज ऑन अ बॉडी, किस पे? बॉडी पे। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर। आप कितना को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में ही नहीं हवा लगा होगा, है ना? तो इसमें आपकी गलती नहीं है ना? ये कोरोना की गलती है, सब कोरोना की गलती। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप ध्यान से देखिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? तो इसको देखिए, अगर नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है आप जहाँ से किसी को देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इतना समझिए, आप जहाँ पे खड़े हैं ना, आप जिस चीज़ में खड़े हैं वो चीज़ आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है? तो अब देखिए क्या है, इसको अब अच्छे से डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। चार्ज ऑन अ बॉडी, मान लीजिए ये चार्ज है, जैसा लिखा है ना ऊपर डायग्राम लैंग्वेज में, उसी को हम डायग्राम बनाएंगे। ये बॉडी है जिस पे मान लीजिए Q इज इक्वल्स टू +3 कूलम है, मान लेते हैं +3 कूलम है। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक चार्ज ऑन अ बॉडी, चलिए हम चार्ज बॉडी पे रख दिए। डज नॉट डिपेंड्स ऑन, देखिए क्या लिखा है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर। यहाँ ध्यान से देखिए, ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी ये जो इस बॉडी पे चार्ज है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि इस चार्ज को हम कहाँ से देख रहे हैं। यानी इस बॉडी पे आप इसको ध्यान से देखिए, आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? ये Q इक्वल्स टू क्या लिखा है? +3 कूलम दिख रहा है ना आपको? मुझे भी यही दिख रहा है। अगर आप चलिए, आप चलते हुए थोड़ा रूम में टहलिए और उसके बाद देखिए, जब चल रहे हैं तब देख रहे हैं, तब पर भी +3 कूलम ही देख रहे हैं ना। कहने का मतलब ये हुआ कि आप बैठ के देखें या दौड़ के देखें या हेलीकॉप्टर में बैठ जाए, प्लेन में बैठ जाए, फाइटर जेट में बैठ जाए, मिसाइल में बैठ जाए, अंतरिक्ष में चले जाए, आप कहीं से भी इसको देखेंगे ना तो इस पर आपको चार्ज +Q ही +3 कूलम ही दिखेगा। यानी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, आप कहीं से भी देखेंगे तो ये चार्ज इतने ही दिखेगा। इस डिफिनेशन का इतना सा मतलब था कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ खड़े होकर देख रहे हैं ना, वो जगह आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप हेलीकॉप्टर में हैं तो हेलीकॉप्टर आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है? क्लियर है? तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग 9th पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिए, अब हम 10th पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको भी समझते हैं। देखिए 10th पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मतलब आसान है पर इंटरेस्टिंग है। तो हेडिंग क्या, सीधे 10th पॉइंट लिखिए और फिर उसमें लिखते हैं, आप भी लिखना शुरू करिए। तो 10th पॉइंट में कुछ इस तरह से है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, है ना? बट चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। देखिए बात वही हो गई ना, मोबाइल आपके बिना रह सकता है पर आप मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। तो आप क्या हो गए? आप हो गए चार्ज और मोबाइल क्या हो गया? मास, है ना? क्योंकि मोबाइल जो है आपके बिना रह सकता है, आप उसको चार्ज में लगा दीजिए, ऑफ करके रख दीजिए, आराम से रह लेगा। पर मोबाइल जब कुछ देर स्विच ऑफ हो जाए तो आपकी तो जान निकल जाएगी, है ना? आप नहीं रह सकते। उसी तरह कुछ चार्ज के साथ और मास के साथ भी होता है। यानी मास जो है ना, उसको होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है चार्ज हो, चार्ज नहीं भी है तो मास होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी बोला था ना, उस पर तो चार्ज नहीं था पर मास तो था क्योंकि बॉडी था वो, उससे उसी तरह। लेकिन चार्ज होने के लिए मास का होना जरूरी है। अगर इसमें एग्जाम्पल अगर देखेंगे ना तो एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है जो कि हम लोग अभी कुछ देर पहले लिखा भी था। तो देखिए ये मास है, ये न्यूट्रॉन का कुछ एग्जाम्पल है। न्यूट्रॉन, अगर हम न्यूट्रॉन को बात करें तो देखिए न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है पर मास होता है भैया
तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं और किसी न्यूट्रल बॉडी से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए मास है पर इस पर चार्ज 0 होता है, तो इसीलिए ये मास को होने के लिए चार्ज का होना कोई ज़रूरी नहीं है। जिस तरह से आपको होने के लिए मोबाइल का होना बहुत ज़रूरी है, पर मोबाइल को होने के लिए आपका होना कोई ज़रूरी नहीं। आप नहीं भी है तो मोबाइल रह लेगा, पर अगर मोबाइल नहीं है तो आप नहीं रह पाइएगा, गारंटी दे सकते हैं, है कि नहीं। तो सेम इसी तरह अगर चार्ज नहीं है तो मास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मास रह लेगा, पर अगर मास ही नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। सिंपल सी इतना ही मतलब था इस वाले लाइन का। अब यहाँ तक क्लियर है? अगर चलिए यहाँ तक क्लियर है तो लगे हाथ 11th पॉइंट भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अब 11th पॉइंट क्या है ना, तो देखिए 11th पॉइंट कुछ इस तरह से है, अस्टैटिक पॉइंट चार्ज है ना, अस्टैटिक पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड and moving point charge produces electric and magnetic field both। अब देखिए अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग जब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे थे वहीं पे बोला था कि ये जो होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, और हम लोगों ने वहाँ से बोला था कि कब इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा, कब मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो आगे वाला टाइम आ चुका है, यही वो टाइम है। देखिए ध्यान से 11th पॉइंट को, यही है कि अगर कोई पॉइंट रुका हुआ है यानी कोई चार्ज रुका हुआ है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। अगर आप चाहें ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके आगे आप लिख लीजिए ओनली, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड अगर ये मूविंग पॉइंट चार्ज है, उसी पॉइंट चार्ज को अगर हम मूव कर दें तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहाँ से क्या समझ में आया? अगर कोई रुका हुआ चार्ज है तो उसकी वजह से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड शो होगा, ठीक है। अगर कोई उसी रुका हुआ चार्ज को, ठीक है, उसी रुका हुआ चार्ज को अगर हम ऐसे मूव करवाना शुरू कर दें तब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग हर एक पॉइंट को समझे हैं ध्यान से, इसीलिए क्लियर होना भी चाहिए। अगर नहीं क्लियर हुआ ना तो बोर्ड उठा के मारेंगे यहीं से, आपको समझ रहे हैं ना। वैसे लॉस मेरा ही है, मोबाइल जाएगा या फिर कैमरा जो भी है वो जाएगा, ठीक है, नहीं मारेंगे तब, ठीक है। बस आप ध्यान से समझिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने जितना समझाने की कोशिश किया था आप लोग उसको समझ पाए होंगे, ठीक है। और उसको आप समझने की कोशिश भी करिए। आप बस समझने की अपने अंदर आदत डाल लीजिए, नशा सा डाल लीजिए समझने के लिए, ताकि बिना समझे आप किसी भी टॉपिक को पढ़े ही नहीं। एक बार समझने की नशा लग गई फिर आपको तो है ना, जो ठीके वाले होते हैं उससे भी खतरनाक नशा लग जाएगा। बस अब एक बार समझने के लिए नशा डाल लीजिए अपने अंदर। तो यहाँ तक सब क्लियर है? तो इस पॉइंट का मतलब समझ में आया कि कोई रुका हुआ चार्ज है तो वो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, जबकि अगर मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों ही शो करेगा। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम केवल और केवल किसके बारे में बात करेंगे, स्टैटिक चार्ज के बारे में। और बात आती है फिर ये मैग्नेटिक क्यों हम लोगों ने लिखा है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जहाँ पे चार्ज को मूव करवाएंगे उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है और इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अभी तक हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट, हर एक छोटी छोटी बारीकी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो भी चार्ज आया है ना, वो किस किस मेथड से हम लोग चार्ज किसी बॉडी पे जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी पे चार्ज नहीं, जैसे देखिए बैटरी होता है, घर में इन्वर्टर चलाते हैं, वो डाउन हो जाता है ना, जैसे डाउन होता है तो अब तो चलिए घर में ही चार्ज कर लेते हैं खुद से, लेकिन पहले उसको ले जाके दुकान में ले जाते थे और वहाँ पे चार्ज करवा के फिर लाते थे। तो वो दुकानदार ऐसा क्या कर देता था यार बैटरी में कि चार्ज हो जाता था। तो उसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि बॉडी पे जो चार्ज नहीं होता है उस पर चार्ज आ जाता है। तो उसी को हम लोग बॉडी को चार्ज करने के लिए सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें, आप देखिएगा जरूर से, आप कंप्लीट वीडियो। और देखिए यहाँ पे हम हर एक
क्लास बहुत ही बारीकी से करेंगे। जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ऑनलाइन में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे ही पढ़ते चले। हर एक टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 11th और 12th दोनों ही टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी 12th पढ़ेंगे और इसको हर एक क्लास बाय क्लास हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतने ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्जिंग के बारे में देखेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग कैसे होते हैं, उसको कैसे किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।